हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी क्लासेस। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर सेकेंड, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जैसा कि हम हमेशा कहते आए हैं कि फिजिक्स का जो भी रहता है वो जो भी चैप्टर्स या फिर जो भी टॉपिक्स रहते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ से या फिर प्रीवियस चैप्टर से को रिलेट्स रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये भी जो है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सेकेंड चैप्टर, ये भी हमारा फर्स्ट चैप्टर से को रिलेटेड है। जैसे अगर हम देखते हैं कि पहला चैप्टर हमने पढ़ा था एक मोशन पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक उसी प्रकार से जब हमने मोशन कर लिया, अब मोशन का मेन कॉज क्या था, मोशन का अगर मेन कॉज देखें तो कहीं ना कहीं अगर फोर्स लग रहा था तभी वो मोशन का कॉज हो रहा था, मतलब फोर्स लगाने पर ही मोशन होता था। ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी वही हम कॉज के बारे में पढ़ेंगे जिसकी वजह से वो मोशन हो रहा था, मतलब प्रीवियस चैप्टर से ये भी रिलेटेड है कहीं ना कहीं। तो इस फोर्स के कारण मोशन हो रहा था। फिर उसके बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। यहां पर देखें लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन, यहां पे पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। दोनों में डिफरेंस होते हैं, लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो आज बात करते हैं, इस चैप्टर पे आते हैं फोर्स एंड इक्वेशन ऑफ लॉज ऑफ मोशन। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या, इस लेक्चर में पूरा हम कवर करेंगे पूरी टॉपिक्स को। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हमको इसमें कवर करना है। तो पहला टॉपिक है हमारा फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, जैसा कि हमने बताया कि मोशन कब होता है, फोर्स जब भी फोर्स लगते हैं तब मोशन होता है। उसी प्रकार से तो हम कह सकते हैं पुश और पुल, नॉर्मली लैंग्वेज में कह सकते हैं पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। या फिर अगर इस लेवल पे हो तो इस लेवल पे हम कहेंगे फोर्स इज अ कॉज, इट इज एन इफेक्ट दैट कैन चेंज द पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। मतलब एक पोजीशन, एक बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है कौन, फोर्स। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, डायरेक्शन या फिर पोजीशन को चेंज कर रहा है फोर्स। उसके बाद पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, जो हम फोर्स के द्वारा जो भी इफेक्ट पड़ रहे हैं हमारे बॉडी पे या फिर किसी बॉडी पे फोर्स के द्वारा इफेक्ट पड़ता है। जैसे फोर्स हमारा क्या कर सकता है, मोशन की स्पीड को चेंज कर सकता है, पोजीशन को चेंज कर सकता है, रेस्ट में है तो मोशन में ला सकता है, मोशन में है तो रेस्ट में ला सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है। जैसे कि अगर हम क्या करें, एक बॉल लिए हैं, ठीक है, बॉल पे हम दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और इतना फोर्स लगाएं कि वो फट गया, तो क्या हुआ, उसका शेप और साइज दोनों चेंज हो गया। ठीक है, तो ये हमारा इफेक्ट ऑफ फोर्स। आगे पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फोर्स। अगर ऐसे नॉर्मली कहें कि फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो फोर्स तो कई प्रकार से हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेट के बीच, आयरन और मैग्नेट के बीच लगने वाला फोर्स मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशन में यूनिवर्स में फोर्स, एक दूसरे बॉडी के बीच में फोर्स लगने वाला वो हमारा कहलाता है ग्रेविटेशन फोर्स। लेकिन अभी हमें अगर फिजिकल फोर्स की बात करें, जो कि हमारी बॉडी के या फिर दो बॉडी के बीच में लगाई जाती है, फिजिकली लगाई जाती है, वो हमारा आएगा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स में। ठीक है, फिर जब हम फोर्स के बारे में, फोर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद जब मोशन, फोर्स के द्वारा जो मोशन किया जा रहा है उस मोशन का कुछ लॉज है। लॉज कहने का मतलब ये है कि जो भी मोशन यहाँ पे हो रहा है तो उस कब वो हमारा जो लॉज, उसके कुछ नियम्स बने हुए हैं, ठीक है, वो नियम को फॉलो करके ही वो मोशन कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन जी ने जब मोशन के बारे में थोड़ा अध्ययन किया तो उन्होंने एक लॉज दिया, पहला लॉज दिया
लॉ ऑफ इनर्शिया। उन्होंने देखा कि जब भी मोशन हो रहा है, ठीक है, जब भी मोशन हो रहा है तो वहां पर जो भी मोशन हमारा हो रहा है, तो जब तक फोर्स नहीं लग रहा है तब तक हमारा रेस्ट से मोशन में नहीं आ रहा है, या फिर एक बार मोशन में चला जा रहा है तो जब तक फोर्स नहीं लग रहा है तब तक वो रेस्ट में नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहेगी, और एक बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में, until and unless it does not compelled with another external force। ठीक है, वो भी पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा मोमेंटम के बारे में, हाँ नेक्स्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ के बाद सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आता है, लेकिन सेकेंड लॉ के पहले हमें एक और टॉपिक पढ़ना है, मोमेंटम। कौन सा टॉपिक पढ़ना है बच्चों? मोमेंटम। ये जो मोमेंटम है यही कॉज है सेकेंड लॉ का। कहने का मतलब जब भी एक बॉडी ट्रेवल करती है, मूव करती है, तो उसका कुछ मास होता है ऑलरेडी और एक कुछ वेलोसिटी होती है। ये जो मास और वेलोसिटी है यही कॉज है हमारा सेकेंड लॉ का। इस मास और वेलोसिटी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर आता है मोमेंटम। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, यही हमारा क्या है? मोमेंटम। अब बाबू अगर ये जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम अगर चेंज होता है, ठीक है, चेंज होता है विथ सर्टेन टाइम, तो वही हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मतलब इक्वल एक्शन हैज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सभी एक्शन के इक्वल और अपोजिट रिएक्शंस होते हैं। जैसे हम लेट्स से अगर हम अपने हाथ से किसी भी ऑब्जेक्ट पे मारते हैं, हिस पे मारते हैं, ठीक है, तो जितना तेज इसको मारेंगे उतना तेज हम पे चोट लगेगा। अगर धीरे मारते हैं तो धीरे चोट लगेगा, तेज मारते हैं तो तेज हमें चोट लगेगा। ऐसा होता है। तो ये हमारा प्रूफ करता है इक्वल एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर हम इस पे जितना फोर्स लगा उतना ही फोर्स ये भी हमारे ऊपर लगा रहा है, तो ये हमारा है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये हमारा टॉपिक आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब ये एक्शन और रिएक्शन जो होता है ये हमारा कॉज है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कहने का मतलब ये, जब भी कोई भी बॉडी, दो बॉडी है या फिर किसी भी बॉडी का मोमेंटम जो है कैन नेवर बी चेंज, कैन नेवर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। इसको मोमेंटम, किसी बॉडी का मोमेंटम, अगर वो बॉडी मूव कर रही है उसका मोमेंटम को कभी किसी बॉडी के मोमेंटम क्रिएट नहीं किया जा सकता, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि इसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। उसके बारे में जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आगे समझेंगे, ठीक। तो शुरू करते हैं पहला टॉपिक। तो ये लिख सकते हैं, जो भी टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं इसको लिख लेंगे, ठीक है, पॉज करके लिख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक हमारा है फोर्स। तो सबसे पहले फोर्स को हमने शुरू में ही बताया है, फोर्स होता क्या है। तो फोर्स क्या है? द इफेक्ट। फोर्स क्या है? एक इफेक्ट है। फोर्स को हम देख नहीं सकते, इसको केवल और केवल फील कर सकते हैं। द इफेक्ट दैट कैन चेंज और टेंड्स टू चेंज द शेप, डायरेक्शन, साइज, स्पीड ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी के, ये फोर्स क्या होता है? किसी भी बॉडी के शेप, डायरेक्शन, साइज और स्पीड को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। अच्छा, जैसे कि कोई साइकिल चला रहा है, ठीक है, साइकिल चला रहा है, हमने पीछे से धक्का दे दिया, तो हमने कुछ फोर्स लगाया। अब फोर्स लगाने के उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ गई, तो फोर्स क्या किया? स्पीड को बढ़ा दिया। अगर उसी साइकिल पे हमने साइड से फोर्स लगा दिया तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल ऐसे एक स्ट्रेट डायरेक्शन मूव कर रहा है, हम लेफ्ट साइड से उसमें फोर्स लगा देते हैं तो क्या होगा? उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो फोर्स क्या करता है? डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। अब
साइज की अगर बात करें तो हमने पहले एक एग्जांपल बताया कि फुटबॉल पे अगर दोनों तरफ से प्रेस करते हैं, या छोटा सा कोई बॉल है, पहले के समय में 10 रुपए की बॉल आती थी, उस पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो पिचक जाता था, तो वो क्या है, उसका साइज चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये कॉज ऑफ फोर्स है। ठीक है, ये फोर्स की वजह से ये सभी क्या होता है ना, चेंज हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमने एक और नेक्स्ट टॉपिक लिखा था इफेक्ट ऑफ, तो इस इफेक्ट ऑफ फोर्स वो भी हमने इसी में बता दिया। ठीक है, फोर्स क्या कर सकता है, ये इतना कुछ कर सकता है। दूसरा टॉपिक हमारा आया टाइप्स ऑफ फोर्स। इसको जरा ध्यान से समझेंगे। टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स बेसिकली होता क्या, फोर्स को बता नहीं, टाइप्स ऑफ। तो फोर्स हमने बताया कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर फिजिकल लेवल पे बात किया जाए तो फोर्स क्या होते हैं, दो प्रकार के, दैट इज बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, ये फोर्स क्या होते हैं, अगर कोई भी बॉडी है उस पे हम दोनों तरफ से सेम फोर्स लगाते हैं। ठीक है, जैसे एक कोई बॉक्स है, लेट्स से एक बॉक्स है। ठीक है, बॉक्स है, इसका वेट नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, वेट का फोर्स है, ये ग्रेविटेशन का फोर्स है, ये अर्थ ग्राउंड के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है, अपवर्ड फोर्स। अगर हम इधर से इसको क्या करते हैं, फोर्स ऑफ पुश, इसको धक्का दे रहे हैं, पुश का फोर्स है। अब इधर से ये अपोजिट कौन सा फोर्स लगेगा, वो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। क्या फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। अब ये फोर्स ऑफ पुश, इधर से हम धक्का दे रहे हैं और इधर से अगर फ्रिक्शन फोर्स लगता है और ये बॉक्स डज नॉट मूव, अगर फोर्स हम लगाते हैं और ये बॉक्स मूव नहीं करता है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये सिस्टम, ये पूरा सेट ऑफ बॉडी, ये पूरा क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड फोर्स। क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, या फिर बैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल अगर हम क्या दे सकते हैं, बैलेंस्ड फोर्स का डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं, बैलेंस्ड फोर्स का डिफिनीशन हम लिख सकते हैं कि द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। यहां से देखें, द resultant force acting on a body is called balanced force। साथ साथ लिखेंगे बैलेंस्ड फोर्स। ठीक, तो इस पे देखो बाबू, फोर्स ऑफ पुश, हमने फोर्स इस तरह से पुश किया, ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स इधर से लगाया जिसकी वजह से, और ये जो हमारा ग्राउंड ने अपवर्ड फोर्स लगाया, बॉक्स के वेट ने नीचे फोर्स लगाया। अगर ओवरऑल देखा जाए तो बॉक्स मूव नहीं कर रहा है। अब बॉक्स अगर मूव नहीं कर रहा है तो यही हमारा क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड फोर्स। या फिर अगर एक और एग्जांपल ले लें बैलेंस्ड फोर्स का, लेट से कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, जीरो, कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे अगर इधर से कोई किसी ने दो फोर्स लगाया, दो फोर्स, लेट से 5 न्यूटन का फोर्स लगा, एक 9 न्यूटन का फोर्स लगा, 5 न्यूटन का और 9 न्यूटन का फोर्स लगा, एक अपोजिट डायरेक्शन में इधर से हमने 3 फोर्स लगा दिया, एक 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, एक 3 न्यूटन का और फोर्स लगाया, लेट्स से 4 न्यूटन का फोर्स लगा दी, इधर 2 न्यूटन का फोर्स लगा। अगर हम रिजल्टेंट फोर्स की बात करें तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है बेसिकली, सॉरी ये 9 5 14 और इधर देख लेते हैं 5 न्यूटन 4 न्यूटन 5 न्यूटन फोर्स। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, द सम ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, इसका
रिजल्टेंट फोर्स। तो यहाँ पे नेट फोर्स देखेंगे या फिर रिजल्टेंट फोर्स उसी को बोलते हैं। नेट फोर्स अगर देखें तो नेट फोर्स क्या होता है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस -5 न्यूटन प्लस 9 न्यूटन। हमने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और फोर्स अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो यहाँ पे निगेटिव साइन होता है। ये सेम डायरेक्शन में है तो इन सभी को प्लस किया, या अपोजिट डायरेक्शन को माइनस किया, और ये भी अगेन ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इन दोनों को प्लस कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है 5 4 9 9 5 14 न्यूटन माइनस 5 9 9 14 न्यूटन, 14 माइनस 14 0 न्यूटन। दिस इज द नेट फोर्स and I have already said the resultant force acting on a body is zero is called balanced force। तो रिजल्टेंट फोर्स नेट फोर्स अगर किसी बॉडी पर किसी ऑब्जेक्ट पर जीरो है तो वो हमारा बॉडी क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड फोर्स। उस पर लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। लेकिन बाबू ऑब्जेक्ट मूव तो नहीं करेगा लेकिन इसका शेप और साइज चेंज हो सकता है। जैसे लेट से हम कोई ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, बचपन के समय में हम आम को तोड़ते थे, तो आम को कैसे तोड़ते थे, ऐसे करते हैं, ऐसे। तो दोनों हाथों से हम क्या करते थे, इक्वल फोर्स लगाते थे, दोनों हाथों से इक्वल फोर्स लगाते थे, और जब इक्वल फोर्स लगता था तो वो क्या जाता, टूट जाता था। तो बैलेंस्ड फोर्स कैन नॉट मूव द बॉडी बट इट कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। उसके शेप साइज को चेंज कर सकता है। जैसे आम क्या आम का शेप चेंज हो गया, दोनों तरफ से हमने इक्वल फोर्स लगाया, बैलेंस फोर्स लगाया, वो क्या गया, फूट गया, शेप और साइज चेंज हो गया। ठीक, तो ये हमारा कहलाता है बैलेंस फोर्स। आई होप बैलेंस फोर्स समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। लिख देते हैं, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डज नॉट जीरो। अगर डज नॉट मतलब अगर कोई रिजल्टेंट फोर्स जीरो ना हो, किसी बॉडी पर लगने वाला फोर्स रिजल्टेंट फोर्स जीरो ना हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर बात एग्जांपल ले तो लेट अगेन एक बॉक्स है, ठीक है, उस पर हमने फोर्स ऑफ पुश किया, उसको इधर से फ्रिक्शन फोर्स लगा। फ्रिक्शन फोर्स हम जानते हैं ऑलवेज अपोज द मोशन। हमने जिधर फोर्स लगाया अप्लाई किया उसके अपोजिट ही फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो जाता है, हमेशा जानते होंगे। तो फोर्स ऑफ पुश ये हमारा क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। और नीचे की तरफ वेट, इसका जो बॉक्स का जो वेट है वो ग्राउंड पे फोर्स लगाएगा, और ग्राउंड जो है अपवर्ड फोर्स लगाएगा, ग्राउंड के द्वारा अपवर्ड फोर्स लगाया जाएगा। और ये बॉक्स हमारा क्या करता है, बॉक्स इज मूविंग, बॉक्स हमारा मूव करने लगता है, तो हम जान जाएंगे, हम यहाँ समझ जाएंगे कि इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं। एक बॉक्स ले लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट पे हम दो साइड से फोर्स लगा दें। इधर से दो बच्चे खड़े होकर के इस पे फोर्स लगा रहे हैं, और एक बच्चे ने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, दूसरे बच्चे ने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया। इधर अपोजिट में हम खड़े होकर के हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिए। अब जब 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो अगर नेट फोर्स की बात करें तो बाबू नेट फोर्स, इधर से लगने वाला फोर्स 4 और 2 6 न्यूटन है, इधर का फोर्स लगने वाला 10 न्यूटन है।
तो ओवरऑल हम क्या, हमारा फोर्स ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा, इनको हरा दूंगा और ये इधर की तरफ मूव, ये जो ऑब्जेक्ट है ये सामने की तरफ मूव करने लगेगा। ठीक है, तो अगर नेट फोर्स यहाँ पर काउंट किया जाए तो 10 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, ये हमारा 10 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन, इट इज 4 न्यूटन। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हमारा 4 न्यूटन नेट फोर्स आया, और 4 न्यूटन जिस डायरेक्शन में आएगा, सॉरी फ्रेंड्स, लाइट की वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया था। तो फिर से शुरू करते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन उन्होंने दिया था, वो बेसिकली क्या था, F इज इक्वल टू एम। तो ये समझने के पहले हम समझते हैं मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम क्या होता है? क्योंकि मोमेंटम के ही कारण क्या जनरेट होता है, फोर्स। मोमेंटम ने ही हमें डिफिनीशन दिया था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, अब इस मोमेंटम को समझते हैं। मोमेंटम बेसिकली होता क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। कोई बॉडी है, मोमेंटम बेसिकली जनरेट कैसे होता है? कोई बॉडी है, जब वो मोशन करेगी, एक बॉडी जब भी मोशन करती है तो वहां पे हमेशा क्या जनरेट होता है, मोमेंटम जनरेट होता है। मोमेंटम इज ऑलवेज जनरेट्स व्हेन अ बॉडी इज मूविंग। अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो वहां पे एक मोमेंटम जनरेट होगा, लेकिन अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, जीरो, कुछ नहीं मोमेंटम होगा। तो मोमेंटम को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी इसका मोमेंटम। अगर मोमेंटम को एग्जांपल के थ्रू समझे तो एक टॉय कार है, एक बड़ा कार है। ठीक है, एक टॉय कार को मूव कराने के लिए हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है एज कंपेयर टू बिग कार। क्यों? क्योंकि बिग कार का इनर्शिया क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू टॉय कार। तो ये छोड़ते हैं, ये मोमेंटम से रिलेटेड है। एक एग्जांपल दूसरा देते हैं, जैसे कि कराटे हैं, कराटेबाज जो होते हैं, वो कराटेबाज हाथ से क्या करते हैं, हमारे देखने में क्या होता है, हम धीरे ही फोर्स लगा रहा है, हमारे देखने में लगता है कि वो यहां से यहीं तो मूव किया, उसको ज्यादा फोर्स, लेकिन वो जो सामने वाला बंदा रहता है उस पे बहुत ज्यादा फोर्स लगता है उसके द्वारा, ताकि उसको चोट बहुत ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि उसका हाथ का तो मास कम ही है। जो हाथ का जो मास होता है, मोमेंटम m इंटू एम, मोमेंटम को डिनोट करते हैं m इंटू पी से डिनोट करते हैं, इसका होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो जो मोमेंटम, ये जो उस कराटेबाज का जो हाथ का मास होता है वो तो कम ही होता है, लेकिन विथ हाई वेलोसिटी वो क्या करता है, बहुत हाई वेलोसिटी से उस बंदे की तरफ अपने हाथ को मूव करता है, बहुत हाई वेलोसिटी से मूव करता है। और जब हाई वेलोसिटी से मूव करता है तो वहां पे क्या होता है, मोमेंटम हाई जनरेट होता है, हाई मोमेंटम जनरेट होता है। और हाई मोमेंटम जनरेट होने के कारण अब जब यहाँ से मोमेंटम अचानक से चेंज होता है, यहाँ पर मोमेंटम कुछ है और अचानक से मोमेंटम जीरो हो गया, ठीक है, तो वो क्या जनरेट करता है, फोर्स जनरेट करता है। यहीं से हमारा फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट आता है, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोमेंटम आई थिंक समझ में आया होगा कि कब जनरेट होता है, जब कोई भी मास मूविंग होती है, वेलोसिटी होती है विद सम वेलोसिटी, अगर मोमेंटम का, अगर उसकी वेलोसिटी जीरो हो तो उसका मोमेंटम जीरो होगा। अब यही मोमेंटम और आगे समझ में आया जब हम आगे पढ़ाएंगे लास्ट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लास्ट टॉपिक, उसमें मोमेंटम और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं आगे कि यही जो मोमेंटम जो है अगर चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में मोमेंटम चेंज होता है, वो क्या जनरेट करता है, फोर्स जनरेट करता है। वी कैन से द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। जैसे इसको लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। जो मोमेंटम हमारा था, मोमेंटम क्या था, P इज इक्वल टू एम इंटू वी। ये जो मोमेंटम है ये अगर टाइम के रिस्पेक्ट में तेजी से चेंज होता है, अगर ये मोमेंटम टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है तो वो हमारा क्या क्या कहलाता है, फोर्स जनरेट करता है। प्रूफ करके दिखाते हैं। जैसे F इज इक्वल टू, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हमने क्या बोला, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, रेट बोला तो अपॉन टाइम। ये तो है फोर्स बाबू, फोर्स को F से डिनोट करते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं फोर्स को F से डिनोट करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब इनिशियल वेलोसिटी v को हमने बोला इनिशियल वेलोसिटी, u को बोला फाइनल वेलोसिटी, m हमारा क्या है, मास ऑफ द बॉडी। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, सॉरी यार, u इनिशियल मोमेंटम, v फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम की अगर बात करें तो मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी mu इज इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, और मास इंटू फाइनल वेलोसिटी ये क्या है, फाइनल मोमेंटम। तो हम बोल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम mv माइनस इनिशियल मोमेंटम mu अपॉन टाइम t से डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से हम m को कॉमन ले लेंगे, v माइनस यू अपॉन टी। अच्छा ये बताओ बाबू, इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था v माइनस यू अपॉन टी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, v माइनस यू अपॉन टी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन लिख सकते हैं, या फिर यही हमारा क्या है, f इज इक्वल टू m इंटू ए, या फिर f इज इक्वल टू m ए। इट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दैट इज गिवन बाय न्यूटन। समझ में आया? इसको पॉज करके नोट कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड एक आप क्वेश्चन लगा लेते हैं। लेट्स से कोई बॉडी है जिसका मास 5 kg, ये किसी एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। वो एक्सीलरेशन क्या है, लेट्स से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, तो इसका फोर्स कितना होगा निकाल लेंगे, इजी है सॉल्यूशन। F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू मास 5 इंटू ए 3, F इज इक्वल टू 5 और फोर्स की SI यूनिट की बात किया जाए तो फोर्स की SI यूनिट है न्यूटन, ठीक है। लिखेंगे, एक पॉइंट लिख लेंगे, इट्स SI यूनिट इज न्यूटन। क्या, न्यूटन। न्यूटन को और क्या लिख सकते हैं, मास केजी, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और होता है इससे छोटे लेवल सीजीएस एसआई यूनिट, कभी कभार पूछ लेता है 1 नंबर के क्वेश्चन में, सीजीएस एसआई यूनिट ऑफ फोर्स।
तो सीजीएस एसआई यूनिट क्या होता है? सीजीएस मतलब होता है सीजीएस, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस यूनिट क्या होता है? डायमीटर। डायन को क्या बोलते हैं, या फिर इसको लिखते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको प्रूफ करेंगे, प्रूफ करते हैं। देखो 1 न्यूटन में 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायमीटर, ठीक है। जैसे लेट से फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स 1 न्यूटन है, तो ये 1 न्यूटन कब होगा? जब मास हमारा 1 kg हो और एक्सीलरेशन भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, तभी हमारा 1 हो सकता है। अच्छा, हमें क्या निकालना? सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो इस केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे ये आएगा 10 टू दी पावर 1 2 3 4 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर ये जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इसी को बोलते हैं डायन। 10 टू दी पावर 5 डायन। समझ में आया? ये हमारा क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकते हैं। अगर बोले डिफाइन 1 न्यूटन, 1 नंबर में शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन को डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं? 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज दैट फोर्स which is applied on a body of mass 1 kilogram with that generates an acceleration of 1 meter per second square। फिर से बताते हैं। 1 Newton is that force of a body, 1 Newton is that force which is applied on 1 kilogram, which is applied on 1 kilogram of body and generates an acceleration of 1 meter per second square। 1 kg फोर्स 1 kg मास पे लगता है और वो एक्सीलरेशन कितने का जनरेट करता है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन जनरेट करता है। दैट इज कॉल्ड 1 न्यूटन। ठीक है, तो 1 न्यूटन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट से किसी बॉडी का मास 10 किलोग्राम है, वो उस पे लगने वाला फोर्स 5 न्यूटन है। तो बताओ वो कितने एक्सीलरेशन से मूव करेगा? तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। हम जानते हैं F इज इक्वल टू एम में। F हमारा कितना दिया? 5 न्यूटन। मास कितना दिया? 10 kg। एक्सीलरेशन हमको निकालना है, तो 5 न्यूटन इज इक्वल टू 10A, या फिर A इज इक्वल टू 5 और ये नीचे आ जाएगा 5/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिर इसको करेंगे 5 टू 10 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अभी इस दूसरे वीडियो में इस जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ब्रॉड लेवल पे सॉल्व करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको V दिया रहता है, U दिया रहता है, T दिया रहता है, तब हमें मास निकालना रहता है। ये सब मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये हम सेकेंड वीडियो में केवल और केवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी जो भी टॉपिक है क्लियर कर लीजिए। तो ये हमारा रहा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब आ जाते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे, जो कि हमारा क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन है
रिएक्शन। तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि every action of a body has equal and opposite reaction। जैसे कि लेट्स से अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे, कोई ऑब्जेक्ट रहा, किसी ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, कितने न्यूटन का? 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो वो अपोजिट भी हमारे अपोजिट में कितने न्यूटन का फोर्स लगाएगा? 10 ही न्यूटन का फोर्स लगाएगा, लेकिन हमारे अपोजिट जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फोर्स लगाएगा? 10 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इट स्टेट दैट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इट स्टेट दैट every action has equal and opposite reaction। सभी एक्शन के इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होते हैं। इसका एग्जांपल हम बहुत आसान एग्जांपल है जिससे हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। लेट्स से ये हमारा दीवार है, इस दीवार पे हुक लगा हुआ है, एक हुक से बैलेंस, वेइंग बैलेंस जानते हैं ना, एक इतना बड़ा सा ऐसा आता है, यहाँ पे वेट लिखा रहता है 1 2 3 4 5 kg, और ये स्प्रिंग लगा रहता है। ठीक है, ये स्प्रिंग जो है नीचे ऐसे जुड़ा रहता है, इसमें कोई भी वेट हम करते हैं तो ये स्प्रिंग ऐसे नीचे आता है और ऊपर एक ऐसे बना रहता है। यहाँ से जिस पे आता है वहां पे ये पता चल जाता है कि ये कितने किलो का है, कितने केजी का है। वही हम यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाते हैं। तो लेट से ये लगा हुआ है, ठीक है, ये हमारा एक बैलेंस है, वेइंग बैलेंस, ये हमारा स्प्रिंग लगा हुआ है, ये हमारा एक और लगा हुआ है। एक और स्प्रिंग बैलेंस को ले लेते हैं, स्प्रिंग लगा हुआ है, यहाँ से लगा हुआ है। अब यहाँ से जो है हम हाथ से इसको खींचते हैं, यहाँ से हम इसको क्या करते हैं? खींचते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हमारा खींच करके कितना आता है? इतना आता है। और यहाँ तक अगर 5 न्यूटन तक देखते हैं फोर्स, तो ये भी जो खींच करके जाएगा वहां तक, ठीक है, ये जो है खींच करके जो वहां तक जाएगा, यहाँ तक, तो ये भी हमारा देखेंगे तो हमेशा 5 न्यूटन ही रहेगा। ये प्रूफ करता है कि हम जितना फोर्स लगा करके इसको खींचे, ये भी उतना ही फोर्स लगा करके इसको जो है अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, 5 न्यूटन का फोर्स लगा के हम खींचे इसको अपनी तरफ, ये भी जो है 5 न्यूटन का ही फोर्स लगा के अपनी तरफ खींच रहा है। दिस इज प्रूव्ड दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये फोर्स किधर लगाए? हम इधर लगाए। ये फोर्स किधर लगा रहा है? अपनी तरफ। तो ये अपोजिट हुआ, ये हमारा एक्शन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? एक्शन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, हम अगर लाइव एग्जांपल की बात करें तो लाइव एग्जांपल में हम पैदल चलते हैं अगर, तो हम क्या करते हैं? अपने फुट से पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, और हमारी बॉडी क्या होती है? आगे की तरफ जाती है। तो हमने पीछे की तरफ एक्शन किया और आगे क्या हुआ? रिएक्शन हुआ, हमारी बॉडी आगे। तो इस तरह के और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि रॉकेट में जो फ्यूल भरा होता है, उस फ्यूल को जलाते हैं तो वो क्या करता है? नीचे की तरफ पूरे अपने जो भी उसमें फ्यूल भरे रहते हैं, वो आफ्टर बर्निंग नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं। ठीक है, वो उससे जो भी धुआं वगैरह निकलते हैं नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं, और वो क्या नीचे की तरफ जब फोर्स लगाते हैं तो उसके अपोजिट रिएक्शन में वो रॉकेट क्या हो जाता है? ऊपर जाता है। रॉकेट ऊपर जाता है। तो ये क्या हो गया? एक्शन एंड रिएक्शन का एग्जांपल देख लिया हमने। एरोप्लेन को देखो,
एरोप्लेन अपने जो भी इंजन होते हैं उस इंजन में वो क्या बोलते हैं, मोटर टाइप में लगा रहता है, पंखी, बहुत तेजी से जब घूमता है तो हवा को पीछे की तरफ भेजता है। हवा को जब पीछे की तरफ भेजता है, पीछे की तरफ फोर्स लगाता है, तो वो क्या होता है, हमारा जो एरोप्लेन होता है वो आगे की तरफ जाता है, होता है। तो ये हमारा क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहीं से हम ये भी देख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, यहीं से हमारा वो भी हमारा शुरू होता है। यहीं से हम थर्ड लॉ से हम प्रूफ कर सकते हैं कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व। मोमेंटम कंजर्व कहने का मतलब बताते हैं, मोमेंटम कंजर्व कहने का मतलब, लेट से एक कार थोड़ी सी मेरी ड्राइंग खराब है, एक कार है वो मूव कर रही है, एक और कार ऐसे बनता है, जो भी कार वो भी मूव कर रहा है। ये अगर u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मास m1 है। ये हमारा u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मास m2 है। लेट से ये हमारा बिफोर कोलिजन है, बिफोर कोलिजन। ये जब आगे, ये थोड़ा सा तेज चल रहा है, इससे तेज चल रहा है, तो ये क्या किया, आगे जाकर के इसको टक्कर मार दी। अब जब ये आगे जाकर के टक्कर मारा तो ये क्या ऐसे हो जाएगा, कोलिजन। यहां पे जब कोलिजन हो गया, अब कोलिजन के बाद ये क्या, कोलिजन के बाद मास m2 m1 है, इसका मास तो भाई सेम ही रहेगा, मास थोड़ी चेंज होगा, मास m2। लेकिन कोलिजन के बाद, आफ्टर कोलिजन इसको धक्का मार दिया, ये तेज चलने लगा, तो इसका वेलोसिटी चेंज हो गया। ये u2 था, तो ये मान लो v2 वेलोसिटी से मूव करने लगा। ये m1 है, u1 था, तो मान लो ये v1 वेलोसिटी से मूव करने लगा कोलिजन के बाद। तो चूंकि बाबू फोर्स क्या कहता है, थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब हम इस पे फोर्स लगाएं, ठीक है, इस पे कौन सा फोर्स लगा, F1, इसके द्वारा इस पे फोर्स लगाया गया F1। यहाँ पे जब टक्कर मारा तो F1 फोर्स लगा, टक्कर मारा, उस टाइम इसका भी कुछ मास है, इसलिए ये भी कुछ इस पे फोर्स लगाएगा, कुछ फोर्स नहीं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। तो F1 इसके द्वारा फोर्स लगाया गया F1 और इसके द्वारा फोर्स लगाया गया F2। ये इस डायरेक्शन को फोर्स लगाया, उसने अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाया, लेकिन दोनों इक्वल फोर्स लगेगा और अपोजिट डायरेक्शन में है तो निगेटिव साइन आएगा, ठीक है। अच्छा F इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो F1 इज इक्वल टू m1 इंटू a1, मास इनटू एक्सीलरेशन, और F2 इज इक्वल टू m2 इंटू a2। अच्छा m1 को m1 रहने देते हैं। अच्छा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमने बताया था कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, तो वही यहां पर अप्लाई करेंगे। a1 है तो v1 वेलोसिटी माइनस u1 वेलोसिटी अपॉन t इज इक्वल टू, भाई t टाइम में कोलाइड हो रहा है, t टाइम के लिए कोलाइड हो रहा है, कितने टाइम में, और माइनस m2 v2 माइनस u2 अपॉन t। समझ में आ रहा होगा। यहां से मल्टीप्लाई करते हैं, m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन t।
m2u2 माइनस m2v2 माइनस m2u2 अपॉन t, m1v1 माइनस m1u1 अपॉन t, इस माइनस से उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस m2v2 प्लस m2u2 अपॉन t, से t को कैंसिल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर, एक मिनट इमेज करते हैं। यहाँ पे टी कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आता है m1v1 माइनस m1u1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2v2 प्लस ऑफ m2u2। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे m1v1, ये इसको हम इधर ला सकते हैं या फिर इसी को, ये हमारा जो है इसको इधर ला दें, तो माइनस m1u1 माइनस m2u2 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं, माइनस m1v1 माइनस m2v2, माइनस कॉमन ले सकते हैं, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू, माइनस कॉमन लेंगे, m1v1 प्लस m2v2 माइनस माइनस कैंसिल, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 m2u1 m1u1 m2u2 m1v1 प्लस m2, ये हमारा प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, और ये हमारा क्या रहा, फाइनल मोमेंटम। तो देखो अब यहाँ पे अगर बात करें, इसको इरेज करके लिख देते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, थर्ड लॉ हटा देते हैं। ये हमारा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। जैसे कोई बॉडी अगर है, देखो कोई बॉडी है अगर कोलॉइड कर रही है, तो इन दोनों बॉडी का सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन सम ऑफ फाइनल मोमेंटम हमेशा सेम रहेगा, और ये प्रूफ करता है मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। मोमेंटम को क्रिएट नहीं किया सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन बॉडी, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये क्या हो सकता है, इस बॉडी से कुछ मोमेंटम इस बॉडी में जा सकता है, या फिर इस बॉडी से कुछ मोमेंटम इस बॉडी में आ सकता है। लेकिन ये सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम, इन दोनों बॉडी का इनिशियल मोमेंटम को सम करें और सम ऑफ फाइनल मोमेंटम, दोनों बॉडी के मोमेंटम को सम करें, वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा, हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक रहा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आई होप ये सब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या टॉपिक पढ़े थे। तो फर्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था फोर्स से। फोर्स में हमने ये भी पढ़ा था कि फोर्स का इफेक्ट क्या होता है। फोर्स का इफेक्ट पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा था। उसको पढ़ने के बाद हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोमेंट, लॉ ऑफ मोशन पढ़े थे। उसमें पढ़े थे लॉ ऑफ इनर्शिया,
उसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के पहले हम मोमेंटम के बारे में पढ़े थे, m इंटू वी इसका मोमेंटम। उसके बाद मोमेंटम के बाद हम पढ़े थे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू एम में, जो कि मोमेंटम से रिलेटेड था। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने के बाद एक्शन एंड रिएक्शन पढ़े थे। एक्शन एंड रिएक्शन से रिलेटेड टॉपिक था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम हमेशा किसी बॉडी का कंजर्व रहता है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में भी पढ़े यहाँ पर। अभी जस्ट यहाँ से हमने प्रूफ भी दिखा दिया ये हमारा, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए इसको पहले नोट कर लेंगे अच्छे से, यहाँ से देख लेंगे। एफ इज एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन m1 a1 m2 a2 m1 v minus v1 minus u1 upon t is equal to minus m2 v2 minus u2 upon t। m1 v1 minus m1 u1 upon t, इसका m1 का इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका भी हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन t। देखिए बहुत हम बेसिक लेवल से चल रहे हैं, ठीक है। अभी ये टॉप लेवल नहीं है, ये बहुत ही बेसिक लेवल से हम चल रहे हैं। अब इसका नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो हम पढ़ेंगे, उसमें न्यूमेरिकल सॉल्विंग। तो जब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना हम सीखेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्विंग में सभी टॉपिक्स एकदम क्लियर से समझ में आएंगे। देखो बाबू, न्यूमेरिकल सॉल्व करना क्यों जरूरी होता है, इससे उससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पेपर्स में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल दिए जाते हैं, न्यूमेरिकल नहीं दिए जाते हैं, लेकिन उससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग समझ में आता है, ठीक है। प्रॉब्लम जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो ये हमारा यहाँ, अब इसी को हमने इधर कर दिया। यहाँ पे देखो m1 ये जो हमारा ऊपर बचा हुआ है इसको हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। इसी को ये m2 u2 है, इसको हमने यहाँ किया। m1 v1 को हमने इधर किया अपोजिट साइड, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कैंसिल, ये हो गया हमारा इनिशियल m1 u1 इसका मोमेंटम, m2 u2 इसका मोमेंटम, आफ्टर कोलिजन m1 v1 इसका मोमेंटम, m2 v2 इसका मोमेंटम। क्या हुआ, देखो दोनों इक्वल है, इसका मतलब मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। इसका अगर मोमेंटम का एग्जांपल हम देखें तो देखते होंगे कि जब भी गन चलाई जाती है, ठीक है, जब गन चलाई जाती है तो गन को हमेशा कंधे पे रख के चलाया जाता है, ऐसा ऐसे करके गन को हमेशा कंधे पे रख के चलाया जाता है। क्यों ऐसा, क्यों ऐसे नहीं चला जाते, क्यों? क्योंकि जब भी यह गोली आगे चलती है, आगे की तरफ एक्शन करती है, तो वो अपोजिट फोर्स लगाती है, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाती है, गन पे भी फोर्स लगाती है। तो गन क्या होता है, पीछे की तरफ भागता है, तो पीछे की तरफ भागता है, इसीलिए हम कंधे का यूज करते हैं, ताकि पीछे की तरफ भागे तो हम कंधे से रोक लें, ठीक है, क्या करें, रोक लें। तो ये हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम ये एक्शन एंड रिएक्शन पे आधारित है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लगाते हैं, उससे थोड़ा और अच्छे समझ में आए। ये इसको ही रख सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ बुलेट 300 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर सेकेंड से ये मूव किया। अब जब ये 300 मीटर पर सेकेंड से मूव किया तो पूछ रहा है कि हमारा जो गन है, गन किस वेलोसिटी से पीछे की तरफ आएगा, पीछे की तरफ। तो हमने अभी पढ़ा मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट का जो मोमेंटम होगा वही हमारा गन का भी मोमेंटम होगा। तो मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। मास ऑफ गन 5 kg, वेलोसिटी ऑफ गन नहीं पता है, v डिनोट कर लेते हैं। मास ऑफ बुलेट 20 ग्राम, वेलोसिटी ऑफ बुलेट 300 मीटर पर सेकेंड। ग्राम है, इसको पहले केजी में कन्वर्ट करेंगे। 20/1000 इंटू 300 000 केजी
5v इज इक्वल टू 236, v इज इक्वल टू 6.5, v इज इक्वल टू 1.2 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो हमारा ये गन है वो कितनी स्पीड से पीछे की तरफ आएगा? 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पीछे की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये हमारा वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ गन, तो ये वेलोसिटी की वजह से ये मास जब बुलेट को फायर किए इसकी वजह से जो गन पीछे आ रहा है वो किस स्पीड से आएगा? 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। और भी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये हमारा वन शॉट में पूरा वीडियो पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का, न्यूटन फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अच्छे से इसके बारे में। ऑफलाइन सेंटर गोरखपुर में है। अगर आप गोरखपुर से हैं और ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं हमसे तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर और जो भी डिटेल्स हैं वो दे दिए जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। थैंक यू।